नमस्कार क्लास 8th के स्टूडेंट्स। तो कैसे हो? उम्मीद है सभी बच्चे ठीक होंगे। तो आज की वीडियो में आपकी एसएसटी की जो पहली बुक है समाज का दिन भारत और उसके आगे का दूसरा चैप्टर है भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण, इसके कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं कि पहले मैंने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया है। यह इस चैप्टर से रिलेटेड पाँचवीं वीडियो होगी। जिन जिन बच्चों ने इस चैप्टर से रिलेटेड 4 वीडियो नहीं दे रखी है, प्लीज़ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके चेकआउट कर देना। अभी थोड़ी बहुत और वीडियो लगेंगी इस चैप्टर को कंप्लीट करने में, क्योंकि मैं आपको एक एक टॉपिक ढंग से समझा रहा हूं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 को भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण फुल एक्सप्लेनेशन करेंगे हिंदी में, इंग्लिश भी थोड़ी बहुत करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पार्ट 4 में जो छोड़ा था वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स सर्कल यानी आपके जो स्कूल में पढ़ते हैं दोस्त, आपके जो ट्यूशन में पढ़ते हैं, उनके साथ शेयर कर देना ताकि वो भी अच्छे नंबर ले आएँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा चैप्टर भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। पहला चैप्टर भी करवा दिया है, 3 से 4 वीडियो में प्लीज़ जाकर देख लेना। तो स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर का नाम है भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्माण। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट 1 में दे दिया था। तो चलिए चलते हैं हमारे वीडियो की ओर। तो दोस्तों, हमारा आज टॉपिक हमें कंटिन्यू करना है औरंगज़ेब के बारे में, क्योंकि हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। हमने कुछ मुग़ल शासकों के बारे में पढ़ा था। जैसे मैं आपको एक बार बता दूं, देखिए सबसे पहले हमने आपको नीचे बता दूं, एक बार मैंने बता दिया था फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने करा था, सबसे पहले बाबर के बारे में पढ़ा था, ठीक है। बाबर कौन था, फिर हमने पढ़ा उसका जो बेटा था हुमायूं, ठीक है। फिर उसका जो हुमायूं का जो बेटा था अकबर, फिर हमने उसके बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा अकबर का जो बेटा था जहांगीर, उसके बारे में पढ़ा। फिर हम जहांगीर का जो बेटा था शाहजहाँ, उसके बारे में पढ़ा। अब शाहजहाँ के 2 बेटे थे, एक का नाम था औरंगजेब और एक का नाम था दारा शिकोह। औरंगजेब के बारे में ज़्यादा दे रखा है, तो आज हमारा नया टॉपिक है औरंगजेब, ठीक है। इन सभी शासकों के बारे में, सुल्तानों के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में कई बार आता है। तो चलिए हमारे नए टॉपिक औरंगजेब को स्टार्ट करते हैं। हमने पूर्व उल्लेख किया कि सल्तनत काल में उत्तराधिकारी प्राय हिंसक हुए करते थे। इनकी पुनरावृत्ति शाहजहाँ के उत्तराधिकारी के समय में मिलती है। देखिए हमने पहले पढ़ा था कि जो बाबर का बेटा था हुमायूं कितना हिंसक था, कितनी हिंसा के रास्ते पर चलता था। उसका बेटा था अकबर, उसने तो इतनी हिंसा की, तो वो हमने पढ़ा। लेकिन यह प्रक्रिया शाहजहाँ के पुत्र में भी आती है, क्योंकि शाहजहाँ के पुत्र भी इसी पुनरावृत्ति यानी इसी हिंसक रास्ते पर चले थे। कैसे? 1657 में शाहजहाँ बीमार पड़ गया। उसकी इच्छा थी कि सिंहासन बड़े पुत्र दारा शिकोह को मिले। देखिए शाहजहाँ के 2 बेटे थे, एक का नाम था औरंगजेब और एक के नाम था दारा शिकोह। दारा शिकोह बड़ा बेटा था, औरंगजेब छोटा बेटा था। क्या हुआ कि 1657 में शाहजहाँ की बीमारी हो गई। शाहजहाँ सोचने लगा कि मैं कभी ना कभी मरूंगा, मेरा मौत जल्दी आती जा रही है। तो उसने कहा कि मेरे बाद सिंहासन मेरे बड़े बेटे दारा शिकोह को मिलना चाहिए। किंतु दारा को उसके छोटे भाई औरंगजेब ने कई युद्धों में पराजित किया। यानी दोनों भाई युद्ध करते थे, मतलब युद्ध उनके आपस में ही था। तो औरंगजेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कई बार युद्ध में हरा दिया था। अतः उसकी हत्या कर उसका मस्तिष्क काटकर पिता के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। औरंगजेब ने अपने बड़े भाई दारा शिकोह का सर धड़ से अलग कर अपने पिता के सामने रख दिया। औरंगजेब ने अपने अन्य 2 भाइयों को भी रास्ते से हटाया। देखिए शाहजहाँ के 3 बेटे थे, ठीक है। सबसे बड़ा बेटा था दारा शिकोह, उसके बाद था औरंगजेब, फिर से 2 अन्य बेटे जिनका नाम नहीं दे रखा, ठीक है। फिर औरंगजेब ने क्या किया, जो उसके दूसरे भाई थे उसको भी अपने रास्ते से हटाया, ठीक है। एक को बंदी बनाकर मृत्युदंड दिया, एक को बंदी बनाया उसमें मार दिया, दूसरे को निर्वासन में भेज दिया, यानी दूसरे को वनवास यानी निर्वास बाहर निकाल दिया। अपने शासन को चुनौती मुक्त करने के लिए उसने अपने पिता शाहजहाँ को आगरा के किले में बंदी बना दिया, जहां अब वह अपनी मृत्यु तक रहा। इतना वो आदमी था औरंगजेब, उसने अपने पिता, अपने भाई सबको मार दिया, अपने पिता को बंदी बनाकर बंद कर दिया किले में। फिर वहीं उनके पिता की मृत्यु हो गई शाहजहाँ की। औरंगजेब ने 1658 में अपना राज्य आरोहण किया, यानी खुद से अपने आप को राजा बनाया। 1658 में स्वयं को आलमगिरी अर्थात विशेष विजेता नामित किया और उसने लगभग 49 वर्ष तक शासन किया, ठीक है। उसने अपने आप को आलमगीर तथा और विश्व विजेता यानी मैं विश्व का विजेता हूँ उसके नाम से खुद को कहलाया और उसने 49 वर्ष तक शासन किया, ठीक है। फिर औरंगजेब सैन्य मामलों में कुशलता, यानी औरंगजेब के पास एक अच्छी सेना थी, वह सैन्य तंत्र अच्छा खड़ा किया था। उसने कई अभियान चलाए, विशेष रूप से दक्षिण के कई भागों पर विजय प्राप्त की। उसने कई अभियान चलाए और दक्षिण के भागों में कुछ अभियान चलाए, साउथ में। उसने शासन काल में मुगल साम्राज्य विस्तार के चरमोत्कर्ष तक पहुंचा, यानी औरंगजेब के नेतृत्व में ना मुगलों का साम्राज्य बहुत फला फूला। यद्यपि उसने लगातार महत्वपूर्ण विद्रोह का सामना करना पड़ा, यानी उसके खिलाफ कई विद्रोह हुए, कई राजाओं ने उसका विद्रोह किया। उनमें से कुछ पर तो अगले भाग पर चर्चा करेंगे, ठीक है। कई राजाओं के बारे में हम अगले भाग पर यानी अगले चैप्टर पर चर्चा करेंगे, किन किन ने उसका विद्रोह किया था औरंगजेब का।
औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम 25 वर्ष दक्कन क्षेत्र में युद्ध करते हुए व्यतीत किए, यानी उसके जो जीवन के लास्ट 25 साल थे उसने जो दक्कन का क्षेत्र था, दक्कन, ठीक है, जो नीचे साउथ में था, उस पर अपने 25 वर्ष वहीं पर लड़ाई में बिताए। इन अभियानों में हेतु विशाल सेना के रखरखाव के साम्राज्य के राजकोष को क्षीण किया और प्रशासन पर भारी दबाव डाला, यानी जो ये अभियान चलाए, इस अभियानों में बहुत पैसा लगता है क्योंकि सेना इतनी खड़ी की, तो पैसे की आवश्यकता थी, जिस पर राजकोष था, जो राज्य का राजकोष था, उस पर भारी दबाव पड़ा, ठीक है। और वास्तव में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल शक्ति के तेजी से पतन का प्रमुख कारण माना जाता है, यानी ऐसा माना जाता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन शुरू हो गया। औरंगजेब जो सुन्नी इस्लाम का अनुयायी था, औरंगजेब सुन्नी इस्लाम का अनुयायी था, नाम याद कर लेना, अत्यधिक मजबी था, यानी अपने धर्म को सबसे अधिक मानता था, मजबी का था कि वो एक कट्टर इस्लामी था। वह अनुशासित जीवन जीता था, यानी उसके जीवन में अनुशासन था। अकबर के विपरीत सारे इस्लामी या मजहबी नियमों व अवसरों का पालन करता है, यानी अकबर ने क्या किया था, सभी जो मतलब सभी जो मजहब के लोग थे उनके नियमों व अवसरों को उन्होंने अकबर ने एक दिशा दी थी, लेकिन औरंगजेब ने धीरे धीरे अपने दरबार में उन प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी वह केवल कट्टर इस्लामी था, किसी और धर्म को वो नहीं सहन कर पाता था औरंगजेब। आपने कई मूवी भी देखी होगी जिन्हें वह गैर इस्लामी मानता था, जैसे संगीत एवं नृत्य। उसने गैर मुसलमानों पर जजिया एवं हिंदुओं पर अपने तीर्थ स्थानों के दर्शन हेतु तीर्थ यात्रा पर पुनः लगा दिया, यानी क्या किया उसने, जो गैर मुसलमानी लोग थे वह हिंदू थे, उन पर उसने जजिया नामक टैक्स लगा दिया, और तीर्थ यात्रा करने पर भी उसने थोड़ा नियम उसने बना दिए। उसने हिंदू जो तीर्थ यात्रा करते थे उस पर भी टैक्स लगा दिया, ठीक है। आपने ऊपर पढ़ा था कि अकबर ने ये दोनों टैक्स हटा दिए थे, लेकिन फिर से औरंगजेब ने दोनों टैक्स लगा दिए, कर लगा दिए। कुछ विद्वानों का तर्क है कि औरंगजेब का मुख्य उद्देश्य राजनीति था, पॉलिटिक्स था, जिससे साम्राज्य के प्रभुत्व को स्थापित किया, ठीक है, और यह सशक्त किया। वह कुछ मंदिरों को दिए गए अनुदानों व संरक्षण के आश्वासन का उदाहरण भी देते हैं, ठीक है। मतलब कुछ विद्वान मानते हैं कि औरंगजेब का मुख्य उद्देश्य शासन करना था, पॉलिटिक्स था, यद्यपि राजनीतिक उसके निर्णय का प्रमुख भाग था, ठीक है। औरंगजेब के निजी फरमान ही उसके व्यक्तित्व मजहबी उद्देश्यों को स्पष्ट करते थे, यानी उसके कुछ प्राइवेट यानी निजी फरमान थे जो उसके बारे में लिखते थे, ठीक है, जिसका उद्देश्य था उसका व्यक्तित्व मजहबी उद्देश्य को स्पष्ट करना। जैसे कि उनका उद्देश्य था कि औरंगजेब के बारे में लिखना कि वह कितना कट्टर मुसलमान था। उदाहरण के लिए 1659 में उसने सभी प्रांतों के गवर्नरों को आदेश दिया कि गैर मुसलमान और काफिरों के विद्यालय एवं मंदिरों को नष्ट कर दिया जाए। उसने 1659 में सभी अपने जो प्रांतीय गवर्नर थे उनको आदेश दिया कि सभी गैर मुसलमानों व काफिरों के विद्यालय, स्कूल्स व टेम्पल्स को तोड़ दिया जाए, उनकी शिक्षा व धार्मिक आचरणों को समाप्त कर दिया जाए। उसके परिणाम स्वरूप बनारस जो वाराणसी है, मथुरा, सोमनाथ में स्थित अनेक मंदिरों, जैन मंदिरों, सिख गुरुद्वारों को ध्वस्त कर दिया गया औरंगजेब के द्वारा, आदेश द्वारा। औरंगजेब को यह पक्ष अन्याय मुस्लिम फिरकों और या शाखाओं, सूफियों व जोराष्ट्रियन के उत्पीड़न में भी दिखाई देता है। जोराष्ट्रियन देखिए मतलब औरंगजेब अन्य पक्ष जैसे मुसलमान फिरकों और जो सूफी थे वो जोराष्ट्रियन थे। जोराष्ट्रियन मतलब जो भारत में पारसी थे ना, उन्हें जोराष्ट्रियन कहता था, उनका भी वह उत्पीड़न करता था। इसी के साथ हमारा औरंगजेब वाला टॉपिक खत्म होता है। हमारा नया टॉपिक है मुगल का प्रतिरोध, यानी मुगलों का प्रतिरोध कैसे किया लोगों ने या शासकों ने, हम वो पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे मुगलों का प्रतिरोध। अब हम कुछ मुख्य विद्रोह के विषय में जानेंगे जिन्होंने मुगल शक्ति को समाप्त किया, ठीक है। विशेषकर मराठाओं के संदर्भ में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए मुगलों का सबसे अधिक विरोध किया था मराठाओं ने, ठीक है। मराठा आपको पता होंगे, मराठा के सबसे शक्तिशाली शासक आपको पता ही होंगे, ठीक है। उसके बारे में डिटेल में अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन हम पढ़ेंगे अभी मोटा मोटा कि मुगल शक्ति का विरोध किसने किया, मुगलों का विरोध किसने किया। देखिए शताब्दियों से अनेक किसान समुदायों ने कठोर शोषण का विरोध किया, यानी कई शताब्दियों के दौरान किसान समुदायों के साथ गलत होता था, इसलिए उन्होंने कई अपने जो शोषण था उनका जो अपमान था उन्होंने उसका विरोध किया। ऐसा ही एक उदाहरण 17वीं शताब्दी में जाट किसानों से है, जाट किसानों से जुड़ा है। देखिए जाट किसान 17वीं शताब्दी में मुख्यतः उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है वह हरियाणा राजस्थान में फैले हुए थे, राजस्थान का पूर्वी भाग, ठीक है। उन्होंने मुगल प्रशासन के एक दमनकारी अधिकारी की हत्या कर दी, यानी 17वीं शताब्दी में एक जाट किसानों ने क्या किया, एक मुगल प्रशासन का एक दमनकारी अधिकारी था उसकी हत्या कर दी, यानी एक क्रूर अधिकारी था उसकी हत्या कर दी। इसके बाद युद्ध में 20,000 लोगों ने वीरतापूर्वक मुगल सेना का सामना किया, किंतु उनका जाट नेता मारा गया और विद्रोह का दमन कर दिया गया। यानी फिर क्या हुआ कि 20,000 लोगों ने क्रूरतापूर्वक मुगल सेना का सामना किया, लेकिन एक जाट नेता की मृत्यु हो गई। इसके बाद विद्रोह का दमन कर दिया गया मुगल सेना के द्वारा, ठीक है। तो विद्रोह को कुचला गया, जो
जाट लोगों ने किया था, उनके विद्रोह को कुचला गया मुगलों द्वारा। कई आदिवासी समुदाय, उदाहरण के लिए भील, गोंड और संथाल, कोच, यानी ये आदिवासी समुदाय हैं, इन्होंने अपने क्षेत्र पर आधिपत्य करने या उन पर कर लगाने के विरुद्ध आवाज़ उठाई। यानी उन्होंने अपने क्षेत्र पर अपना अधिकार लगाने व उस पर टैक्स फ्री करने के लिए कई विरोध लड़े। इनमें से कुछ समुदायों का दमन कर दिया गया। धीरे धीरे इन्हें दिल्ली सल्तनत या मुगल साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया गया। यानी जो ये आदिवासी क्षेत्र था ना, यानी ये जो आदिवासी क्षेत्र था, फिर इनका यानी आदिवासियों ने जो विद्रोह किए थे उनको कुचला गया व मुगल यहाँ फिर दिल्ली सल्तनत व मुगल साम्राज्य द्वारा आदिवासी क्षेत्र को अपने ही क्षेत्राधिकार में मिला लिया गया विद्रोह को कुचलकर। अन्य विशेष रूप से वनवासी, पहाड़ी, दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोग कुछ सीमा तक स्वतंत्र बनाए रखने में सफल। यानी कुछ वनवासी थे, कुछ पहाड़ी लोग थे जो खुद स्वतंत्र रहे और सफल भी रहे। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है राजपूतों का उदय। यह करेंगे हम पार्ट 6 में। ठीक है, पार्ट 6 में मैं देखूंगा कि आपको ये वाला टॉपिक, एक राजपूतों का उदय, अहोम, और एक ये वाला टॉपिक है सिखों का उदय। ठीक है, ये 3 टॉपिक करवा दूंगा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ जल्द से जल्द चैप्टर करवा दूँ। ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट 6 में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं पार्ट 6 में, नोटिफिकेशन ऑन कर देना। ठीक है, मिलते हैं पार्ट 6 में।